गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आषाढ़ का एक दिन नाटक का तीसरा अंक पढ़ेंगे। पहले और दूसरे अंक में हमने पढ़ा कि कालिदास और मल्लिका परस्पर एक दूसरे को प्रेम करते हैं। कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की है जिसका यश राजमहल तक पहुंच चुका है और कालिदास को राजधानी बुलाया जा रहा है। सभी को ये लगता है कि कालिदास को राजधानी उज्जैनी जाना चाहिए, जबकि कालिदास इसके लिए तैयार नहीं है। मल्लिका उन पर दबाव बनाकर उन्हें किसी तरह से तैयार करती है और उज्जैनी भेजती है। अंबिका जो मल्लिका की माँ है वो इस चीज़ के लिए बहुत चिंतित है और वो चाहती है कि मल्लिका कालिदास को भुला करके अपनी घर गृहस्थी बसा ले, परंतु मल्लिका इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरे अंक में हमने पढ़ा कि किस तरह से कालिदास को कश्मीर का राजा बना दिया गया है। प्रियंगुमंजरी से उसका विवाह हो गया है। राजकर्मचारी आते हैं और इस बात के लिए मल्लिका को समझाते हैं कि वो प्रियंगुमंजरी के साथ कश्मीर चले। वहाँ पर किसी राज अधिकारी से उसका विवाह हो जाएगा और वो वहाँ चैन से सुख से रहेगी। अंबिका भी यही चाहती है, लेकिन मल्लिका इसके लिए तैयार नहीं होती। साथ ही साथ प्रियंगुमंजरी अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को भी उस गांव से ले जाना चाहती है ताकि कालिदास को कश्मीर में भी उस गांव का माहौल मिल सके और वो अपनी काव्य रचना निर्बाध रूप से कर सके। अब हम तीसरा अंक पढ़ते हैं। कुछ समय बीत गया है, कई वर्ष बीत गए हैं। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द, बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है और बादल गरजते हैं। पर्दा उठने पर वही कमरा अर्थात मल्लिका का कमरा दिखाई देता है जहाँ एक दीपक जल रहा है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई देता है। कमरा पहले की अपेक्षा बहुत अलग तरह का है। सब कुछ जर्जर और अस्त व्यस्त है। सब कुछ बहुत ही अस्त व्यस्त इधर उधर रखा हुआ और जो कुछ चीज़ें हैं भी वो बहुत पुरानी कमज़ोर सी दिख रही हैं। कुंभ केवल एक है और उसका भी एक कोना टूटा हुआ है। एक ही घड़ा है जिसका भी एक कोना टूटा है। आसन भी अपने स्थान से हटा हुआ है, उस पर अब बाघ की छाल नहीं बिछी हुई है। दीवारों पर शास्त्रिक आदि के चिन्ह नहीं बने हुए हैं। चूल्हे के पास केवल एक दो बर्तन है जिन पर एक स्याही चढ़ी है। स्याही चढ़ी यानी चूल्हा पूरी तरह से काला है, यानी बहुत दिनों से उसमें मिट्टी नहीं लेपी गई है। एक कोने में फटे मैले वस्त्र इकट्ठा है। प्रकोष्ठ में उस कमरे में कोई नहीं है। तभी मातुल भीगे हुए वस्त्रों में बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है। चारों ओर दृष्टि डालकर एक लंबी सांस लेता है और नकारात्मक ढंग से यानी नहीं में सर हिलाते हुए वहाँ प्रवेश करता है और उस कमरे के पीछे कुछ आ जाता है और आकर के मल्लिका को बुलाता है। मल्लिका का स्वर अंदर से सुनाई देता है। अंदर से ही मल्लिका बोलती है, कौन है? मातुल बोलता है, मैं मातुल हूँ। देखो वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति कर दी है। वर्षा से पूरी तरह से भीगा हुआ है मातुल और कहता है, देखो वर्षा ने मेरी क्या दुर्गति कर दी है। पानी सिर से और वस्त्रों से पानी निकालता है। मल्लिका अंदर से बाहर निकलती है। उसके वस्त्र फटे हुए हैं, रंग पहले से काला पड़ गया है और आँखों का भाव भी विचित्र सा लगता है, यानी गरीबी बहुत ज़्यादा है। वस्त्र फटे हुए हैं, रंग भी पहले की अपेक्षा काला पड़ चुका है। उसके व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी ही चिढ़ता है। जैसे वो कमरे में रखे हुए सामान कमज़ोर अस्त व्यस्त दिख रहे हैं, वैसे ही मल्लिका भी कमज़ोर और अस्त व्यस्त दिख रही है। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है वहाँ एक तल्प के स्थान पर एक टूटा पालना रखा है। जहाँ पहले तख्त रखा रहता था वहाँ पर एक टूटा हुआ पालना रखा है। मल्लिका बाहर आ करके और वो कमरे का अंदर वाले कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और पूछती है, अरे मातुल आप इस वर्षा में इतनी बारिश में यहाँ आए? मातुल बोलता है, वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। कहाँ मैं जाता, केवल तुम्हारा घर ही दिखा। वर्षा से बचने के लिए मैं यहाँ गया। सोचा जो हो मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। इतने समय बीत जाने के बाद भी आज तो मातुल के लिए पहले वाली ही मल्लिका हो। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है।
काल अर्थात मौत के समान हो रही है। आषाढ़ की वर्षा यहाँ हमें पता चलता है कि आषाढ़ का महीना फिर से चल रहा है और तेज बारिश हो रही है। पहले जब दो पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु अब यह स्थिति है कि वैशाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे फिसल जाते हैं। यानी मातुल का एक पैर खराब हो चुका है, बैसाखी के सहारे वो चल रहा है। कहता है कि जब मैं दोनों पैरों से चलता था तो कितने भी बारिश हो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं रहती थी, लेकिन आज जब मैं एक पैर आगे रखता हूँ तो दूसरा पैर पीछे फिसल जाता है, इसलिए बारिश में संभल कर चलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। यह जानता कि राजप्रसाद में रहकर पाँव तोड़ बैठूंगा तो मैं कभी ग्राम छोड़कर वहाँ नहीं जाता। मातुल प्रियंगु मंजरी के साथ कश्मीर चला गया था। उसी बात की चर्चा करता कि अगर मैं जाता कि प्रासाद अर्थात महल कि राजमहल में जाने के बाद मेरा पैर टूट जाएगा तो मैं वहाँ कभी भी नहीं जाता बल्कि गांव में ही रहता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पैर टिकता ही नहीं ना। पूरे घर में संगमरमर लग गया है, घर का मरम्मत होना था, घर में संगमरमर लग गया, वैसे में पैर फिसलता जाता है। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। जो चिकने पत्थर के टुकड़े हैं उनसे तो पहले वाली मिट्टी अच्छी थी जो कम से कम पैर को थाम लेती थी। मैं तो अब घर के रहते बेघर हो रहा हूँ। घर है फिर भी बेघर हूँ, ना बाहर रहते बनता है ना अंदर। बाहर रहूँ तो कहाँ रहूँ और घर के अंदर रहूँ तो वहाँ पैर ही फिसल जाता है। उन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन से ही मुझे प्रासाद का स्मरण हो आता है जहाँ रहकर एक पाँव तोड़ आए हूँ। जैसे ही अपने घर के सफ़ेद पत्थर के टुकड़ों को देखता हूँ, पत्थर के संगमरमर के टुकड़ों से बना हुआ ये घर देखता हूँ, मुझे वो राजमहल याद आ जाता है जहाँ जाने के बाद मेरा एक पैर टूटा था। मल्लिका उनसे आग्रह करती है कि खड़े रहने में कष्ट हो रहा है तो आसन ले लीजिए, बैठ जाइए। मातुल आसन के पास जाकर बैसाखी रख देता है और आसन पर बैठ जाता है। बोलता है, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि राजप्रासाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती ना। राजमहल में रहना सबसे ज़्यादा कष्टदायक है। अगर कोई मुझसे पूछे कि राजमहल में रहना कैसा लगा तो मैं यही बात कहूँगा। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं, यानी कहीं भी आपको एकांत नहीं मिलता, अपनी इच्छा से कुछ करने का अवसर नहीं मिलता। आगे देखते हैं तो आगे भी सैनिक जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो पीछे भी सैनिक जा रहे हैं। सच कहता हूँ मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। यानी जो रक्षक हैं वो मेरे आगे चल रहे हैं, मैं उनके पीछे चल रहा हूँ, या मैं आगे चल रहा हूँ मेरे पीछे पीछे रक्षक चल रहे हैं। ये चीज़ मैं कभी स्पष्ट नहीं कर पाई क्योंकि आगे भी रक्षक और पीछे भी अंगरक्षक, प्रतिहारी यानी अंगरक्षक। और इससे भी कष्टकर स्थिति यह थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सर झुकाने को मन करता था वे मेरे सामने सिर झुका देते थे। चूँकि मातुल कालिदास के गांव के थे, कालिदास के मामा थे, वहाँ गए थे तो हर व्यक्ति उन्हें सम्मान करता था। कहते थे जिन्हें देखकर मेरा सिर श्रद्धा से झुकता था वो लोग मेरे सामने सिर झुकाते थे। ये स्थिति और भी कष्टदायक मुझे लगती थी। हाथ से अपनी ओर संकेत करता है, बताओ मातुल में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सिर झुकाएगा। मातुल न देवी है, न देवता, न पंडित है, न राजा, तो फिर क्यों कोई सिर झुकाकर मातुल की वंदना करे। ऐसा तो मेरे अंदर कुछ नहीं, मैं ना मैं पंडित हूँ, ना देवता हूँ, न देवी हूँ, ना मैं कहीं का राजा हूँ। फिर मुझे एक आम इंसान क्यों नहीं रहने दिया जाता, इतना मुझे विशेष महत्व क्यों दिया जाता है। लोग मातुल की तो क्या, मातुल के शरीर से उसके वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे वहाँ पर। क्योंकि मातुल की नहीं, मातुल जो कपड़े उतारता था उसकी भी पूजा करने के लिए लोग तैयार थे। क्यों? क्योंकि मेरा संबंध कालिदास से था और कालिदास वहाँ के राजा थे, इसलिए मुझे विशेष सम्मान वहाँ मिलता था। मेरे तो इस स्थिति में मेरा अपना कुछ रह ही नहीं जाता है ना, मेरी अपनी इच्छा नहीं चलती।
मैं अपने मन का नहीं कर सकता, मुझे एकांतता नहीं मिलती थी, ये सारी परेशानियाँ थी। यानी जो स्वतंत्रता इस गांव में रह कर के मुझे मिल रही थी, वहाँ पर वो स्वतंत्रता मुझे नहीं मिल रही थी। चारों तरफ बंधन सा महसूस होता था और मैं बार बार अपने को छू कर देखता कि मेरा शरीर हाड़ मांस का ही है या चिकने पत्थर का हो गया है, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है। इतना सम्मान देकर लोग बार बार सर झुका रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। देख के लगता कहीं ऐसा तो नहीं मैं कि कोई सामान्य इंसान ना रह करके कोई देवी देवता बन गया हूँ। यहाँ आकर मुझे सबसे बड़ा सुख यही है कि ना कोई झुककर मेरी वंदना करता है, ना ही मुझे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ या प्रतिहारी आगे चल रहा है। केवल यह वर्षा मुझसे सही नहीं जाती। कहते यहाँ आकर कम से कम मुझे स्वतंत्रता महसूस होती है, हर तरफ का बंधन नहीं महसूस होता, अपने मन का करने की छूट महसूस होती है। मतलब ये तो नहीं लगता कोई मेरे आगे चल रहा है, कोई अंगरक्षक मेरे पीछे चल रहा है, ऐसा नहीं महसूस होता। बस ये वर्षा जो पानी बरस रहा है, केवल यही मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे इसकी वजह से चलने में तकलीफ होती है। मल्लिका कहती है वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूँ ताकि आपके कपड़े सूख जाए। मातुल चूल्हे की तरफ देखता है और फिर आगे दृष्टि डालता है और कहता है कि तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है। अंबिका के ना रहने से घर की व्यवस्था ही नहीं रही। यह ठीक है कि प्रियंगुमंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। कहते हैं जब अंबिका के मरने के बाद से घर अस्त व्यस्त हो चुका है, कहीं से व्यवस्थित नहीं लगता। प्रियंगुमंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र आभूषण भिजवाए थे, सोने की मुद्राएं भिजवाई थी, तुमने उसे भी लौटा दी। वो रहता तो तुम घर थोड़ा व्यवस्थित कर सकती थी उन पैसों से। अंबिका बोलती है मल्लिका बोलती है मुझे उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, मैं उन स्वर्ण मुद्राओं को नहीं लेना चाहती थी। यानी वो किसी भी तरह से प्रियंगुमंजरी के एहसान को या किसी अन्य के एहसान को नहीं लेना चाहती, यह मल्लिका के स्वाभिमान को दर्शाता है। मैले वस्त्रों के पास जाकर उसके नीचे के भोजपत्रों का बना ग्रंथ निकाल लेती है और उसकी धूल झाड़ने लगती है। आगे बढ़ती है, जहाँ मैले वस्त्र रखे हैं उसके नीचे भोजपत्र का से उसका बनाया हुआ ग्रंथ रखा था, उसे निकालती है और उस पर से धूल झाड़ती है। और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी उसने स्थपतियों से कहा था। मातुल कहता है कि इस घर को बनाने के लिए, इसको फिर से पुनर्निर्माण के लिए उसने मिस्त्रियों को भेजा था, तुमने उन्हें भी लौटा दिया। मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। मल्लिका कहती कि मुझे किसी सुधार की आवश्यकता इस घर में नहीं लगी, इसलिए मैंने उन्हें लौटा दिया। ग्रंथ रखने के लिए इधर उधर स्थान देखती है और उसे मातुल के पास आसन पर रख देती है और फिर पूछती है कि आग जला दूँ। मातुल कहता है नहीं, वर्षा थम रही है। वैशाखी लिए वे झरोखे के पास चला जाता है, कहता है कि पानी बंद हो रहा है, अब मैं निकल जाऊंगा, कहते हुए झरोखे के पास जाता है। हल्की हल्की बूंदें हैं, किसी तरह की चढ़ता हुआ घर पहुंच जाऊं तो वहीं वस्त्र सुखाऊंगा। कहीं फिर से धारसार वर्षा बरसने लगा तो कहता है कि अभी पानी धीमा है, मध्यम है, अभी बूंदाबांदी कम हो रही है, अभी मैं निकल जाऊंगा। ऐसा ना हो कि बस सुखाने बैठ गया तो फिर से तेज बारिश होने लगी, इससे अच्छा मैं घर जाकर ही अपने वस्त्र सुखा लूँगा। झरोखे से हटकर मल्लिका के पास आ जाता है। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना? और मल्लिका से पूछता तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना? मल्लिका गंभीर और स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर माजरा क्या है, मातुल इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं। वो गंभीर होकर के एक टक दृष्टि से मातुल की तरफ देखती है।